हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 जुलाई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो न्यूज़ हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है हिंदुओं को हिंसक कहने पर लोकसभा में काफ़ी संग्राम हुआ है, हंगामा हुआ है। राहुल गांधी ने बोला कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे चौबीसों घंटे हिंसा फैलाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में किया इसका प्रतिकार, कहा हिंदुओं को हिंसक कहना काफ़ी गंभीर मसला है। लोकसभा में नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने अपने पहले संबोधन में कहा कि भाजपा संघ के हिंदुत्व पर तीखा प्रहार उन्होंने किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा व नफरत फैलाने में लगे रहते हैं। राहुल के आरोपों का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिकार किया, यानी कि विरोध किया, और गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे माफ़ी की मांग की। मोदी ने कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहना काफ़ी गंभीर मामला है। हालांकि अपनी टिप्पणी को हिंदू समुदाय के खिलाफ बताने के भाजपा और मोदी के ऐतराज़ को खारिज करते हुए राहुल ने कहा कि यह बात उन्होंने भाजपा के संदर्भ में कही है। भाजपा, आरएसएस तथा नरेंद्र मोदी ही पूरा हिंदू समाज नहीं है और यह भाजपा का ठेका नहीं है। अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान को शब्दतः सामने रखते हुए बोला कि इसे पूरे हिंदू समाज के खिलाफ करार दिया जाए। शाह ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने के लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे हिंसा में लिप्त हैं। देश में करोड़ों लोग गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं। क्या वे सभी हिंसा की बात कर रहे हैं? हिंसा को किसी धर्म से जोड़ना, वह भी संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा, मेरा मानना है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। नए कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट तक से 3 वर्ष के भीतर मिलेगा न्याय, अमित शाह। तीनों नए आपराधिक जो कानूनों को पास कराने पर विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे अधिक विमर्श इन्हीं कानूनों पर हुआ है। लोकसभा में 9.29 घंटे, राज्यसभा में 6.17 घंटे चर्चा के बाद इसे पास किया गया है। इससे पहले 4 वर्षों तक अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की गई है। सरकार अभी भी किसी नए सुझाव पर विचार करने को तैयार है। नए कानूनों में त्वरित ट्रायल के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूरी तरह लागू होने के बाद नए कानूनों के तहत 3 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट तक से सजा सुनिश्चित की जा सकेगी। शाह के अनुसार नए कानून के तहत पहला केस रात 12:10 पर ग्वालियर के एक थाने में मोटरसाइकिल चोरी का दर्ज किया गया। अमित शाह के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को 30 जून और 1 जुलाई की रात 12 बजे से लागू किया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जांच सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत संरचना व प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने का काम चल रहा है। आपराधिक मानहानि में मेघा पाटकर को 5 माह की सजा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर को आपराधिक मानहानि मामले में 5 माह कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा कि पाटकर की उम्र व स्वास्थ्य को देखते हुए 1 या 2 साल की अत्यधिक सजा नहीं दी जा रही है। शर्मा ने पाटकर को आदेश के खिलाफ अपील करने का मौका देने के लिए 1 माह के लिए सजा निलंबित कर दी है। वहीं पाटकर ने जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। 25 नवंबर सन 2000 को पाटकर ने एक बयान में वीके सक्सेना, यानी कि दिल्ली के जो मौजूदा उपराज्यपाल हैं, पर हवाला से लेन देन का आरोप लगाया था और उन्हें कायर कहा था। पाटकर ने कहा था कि वीके सक्सेना गुजरात के लोगों व उनके संसाधनों को विदेशी हितों के लिए गिरवी रख रहे थे। तब सक्सेना अहमदाबाद स्थित काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टी नामक एनजीओ के प्रमुख थे। इससे पहले कोर्ट ने 7 जून को सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रखा था। 30 मई को शिकायतकर्ता वीके सक्सेना की ओर से पेश वकील ने मेघा पाटकर को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। भारतीय दंड संहिता के आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। साकेत कोर्ट ने 24 मई को मेघा पाटकर को हिंदू भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया था। भारत ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक।
भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह विस्फोटक ट्राइनाइट्रोटोलुइन की तुलना में दोगुने से भी अधिक घातक है। इस विस्फोटक को सेबेक्स 2 नाम दिया गया है। इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। नई विधि से तैयार सेबेक्स 2 की खासियत यह है कि यह बिना वजन बढ़ाए बम गोले की मारक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है। इसी वजह से इसकी पूरी दुनिया में मांग हो रही है या हो सकती है। इससे न केवल सशस्त्र बल की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी पंख लगने की उम्मीद है। उच्च TNT वाले विस्फोटक में अधिक मारक क्षमता और विनाशकारी शक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राहुल बोले, मोदी के कहने पर लागू हुई अग्निपथ योजना, राजनाथ का प्रतिकार यानी कि इनकार। चुनाव नतीजे के बाद से जिसकी आशंका जताई जा रही थी वही हुआ। नई संसद में शुरू हुई पहली चर्चा में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मा गर्मी चरम पर पहुंच गई। कोई भी पक्ष एक दूसरे के लिए 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए तो अधिकतर मुद्दे और लहजे वही थे जो वह चुनाव के दौरान उठाते रहे हैं। फर्क यह था कि मजबूत और आक्रामक विपक्ष को देखते हुए सरकारी पक्ष पूरा सतर्क और तैयार था। और यही कारण है कि शायद पहली बार किसी नेता विपक्ष के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने खड़े होकर आपत्ति भी जताई और लगाए जा रहे आरोपों को सही साबित करने की चुनौती भी दी। लंबे अरसे के बाद कोई बहस इतनी तीखी रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेना आत्मनिर्भर बनने को तत्पर, द्विवेदी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना बदलाव के पथ पर है और आत्मनिर्भर बनने के लिए तत्पर है। चूँकि भारतीय सेना देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पदभार संभालने के एक दिन बाद सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए जोर दिया कि भारतीय सेना युद्ध की नई रणनीतियों पर काम करेगी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। भारतीय सेना अद्वितीय संचालन चुनौतियों का सामना करती रहती है। ऐसे खतरों और विनाशकारी आवश्यकताओं के लिए तैयार रहने के लिए यह महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया अब सशक्त भारत का प्रतीक, ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के डिजिटल इंडिया अभियान के 9 साल सफलतापूर्वक होने पर उससे हुए सुखद बदलाव की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अब सशक्त भारत का प्रतीक बन चुका है। इससे ईज ऑफ लिविंग और पारदर्शिता का बढ़ावा मिला है। इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर माई गॉव इंडिया के एक थ्रेड को साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तकनीक के प्रभावशाली उपयोग के लिए धन्यवाद। यह थ्रेड 1 दशक की उपलब्धियों की झलक देता है। अपराध होने की तिथि पुरानी तो पुराने कानून में ही दर्ज होगा मुकदमा। देश में अपराधों पर कार्रवाई और आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। ऐसे में 1 जुलाई के बाद जो भी अपराध घटित होगा उसकी प्राथमिकी पुलिस नए कानून से दर्ज करेगी।
लेकिन नए कानून लागू होने के बावजूद जो अपराध कानून लागू होने की तिथि 1 जुलाई से पहले घटित हुआ होगा उसकी प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में ही दर्ज होगी, चाहे प्राथमिकी 1 जुलाई के बाद ही क्यों ना दर्ज की गई हो। ऐसे मामलों में अपराध तो आईपीसी में दर्ज होगा, लेकिन केस की जांच और अदालत कार्रवाई में नया कानून ही लागू होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि बहुत कुछ कहने वाली विजय गाथा। यहाँ पर T20 विश्व कप विजय ने न केवल वर्षों से आईसीसी खिताब की प्रतीक्षा समाप्त की, बल्कि राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और विराट कोहली को यादगार विदाई भी दी है। हालांकि ये क्रिकेट का आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है नियमों के तहत सहायता मांगे राज्य। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार किए जाने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनने के साथ ही इसकी संभावना जताई जाने लगी थी कि राजग के प्रमुख घटक दल टीडीपी और जेडीयू आंध्र और बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर सकते हैं। बीते दिनों जेडीयू के नेता ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहरा दी। भारत के संविधान में राज्यों का गठन स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयों के रूप में संघ द्वारा किया जाता है। राज्यों के विकास और उनकी सुरक्षा को देखते हुए संसद को कानून बनाने का अधिकार है और कोई भी राज्य अन्य राज्यों के समान अधिकार प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है। प्रशासनिक सुगमता और राज्यों के विकास पर गौर करते हुए 1969 में 5वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की थी। इस आधार पर असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को यह दर्जा दिया गया था। इसके अतिरिक्त हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड व तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। संघ सरकार के शासन में संसद द्वारा विधेयक पारित करने के बाद आंध्र प्रदेश से अलग होने पर तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पर्वतीय राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया था और ऐसे राज्यों में कर हस्तांतरण के माध्यम से संसाधन अंतर को 32% से बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया था। पिछले कुछ समय से बिहार के साथ आंध्र विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा था। यह उल्लेखनीय है कि विशेष श्रेणी का राज्य विशेष दर्जे से अलग है। विशेष राज्य श्रेणी केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 ए जे में कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश का तर्क है कि राज्य के विभाजन के बाद उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है, जिससे राज्य की राजकोषीय व्यवस्था भी कम हो गई है। यह भी कहा गया है कि राज्य का विभाजन अतार्किक एवं समता के सिद्धांत के विरुद्ध था। जहां तक बिहार की बात है तो वह विशेष दर्जे की मांग 2008 से ही कर रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य मूलतः कृषि आधारित हैं और उनके विभाजन के बाद निश्चित रूप से उनकी राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है, लेकिन केंद्र की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। संवैधानिक रूप से भारत में सहकारी संघवाद की प्रचलित है, जिसके अनुसार यह संघ का दायित्व है कि वह राज्यों के आर्थिक सामाजिक विकास के प्रति संवेदनशील हो और उनकी सहायता करे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या राजनीतिक दबाव बनाना कर ऐसे दरों की मांग करना उचित है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि जून में 1.74 लाख करोड़ रहा जीएसटी संग्रह। जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस साल जून में जीएसटी संग्रह 1.74 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल जून के मुकाबले 8% अधिक है। पिछले साल जून में जीएसटी संग्रह 1.61 लाख करोड़ रुपए था। इस साल मई में 1.73 लाख करोड़ रुपए, तो इस साल अप्रैल में रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया था। बजट से पहले बाजार में निवेश से बचें। देखिए, बजट जो पूर्णकालिक बजट है वो पेश किया जाएगा, तो इसमें सलाह दी जा रही है कि अभी आप शेयर मार्केट में निवेश ना करें, क्योंकि जब अनाउंस किया जाएगा और मार्केट किस तरफ जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा, ये अभी नहीं बताया जा सकता। इसलिए सलाह दी जा रही है कि अभी आप निवेश ना करें।
अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप की उम्मीदवारी घोषित करने वालों में भारतवंशी संपत भी शामिल। भारतवंशी डॉक्टर संपत शिवांगी को इस महीने विस्कॉन्सिन प्रांत के मिलवॉकी शहर में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के लिए आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है। देश भर से चुने गए प्रतिनिधि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करेंगे। 78 वर्षीय ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं। ऑस्ट्रेलिया में छात्र वीजा शुल्क 2 गुने से अधिक भारतीयों पर पड़ेगा असर। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए भारतीय समेत विदेशी छात्रों को अब अधिक खर्च करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा शुल्क में 2 गुने से अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह कदम हाल में विदेशी छात्रों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के चलते हाउसिंग मार्केट पर बढ़े दबाव के चलते उठाया है। भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई में हिंदुओं का साथ देंगे अमेरिकी सांसद। स्किप करेंगे। चलिए, तो ये आज का यानी 2 जुलाई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।